नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है जवाब। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किचन का काम निपटाकर रिचा जैसे ही अपने कमरे में जाने लगी कि तभी उसके कानों में ननद की आवाज़ आई। माँ, कपड़े तो काफ़ी महंगे लग रहे हैं और कितने अच्छे भी हैं, फिर भी आपने भाभी को इतना कुछ कह दिया। बेचारी का चेहरा उतर गया ना। आपने देखा नहीं, अपनी बेटी की बात सुनकर उसकी माँ ने जो कहा उसे सुनकर रिचा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इतना बड़ा खेल हो रहा था इस घर में उसके साथ। रिचा की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन ससुराल में उसे इज्जत नहीं मिली। जब भी वह मायके से कुछ लाती, चाहे मिठाई हो, साड़ी हो या कोई और गिफ्ट, उसकी सास सविता सबसे पहले ताना मारती, बहू तेरे मायके वालों को कुछ देना आता भी है? हर चीज़ में कमी। ऐसा लग रहा है जैसे तुम उनकी बेटी नहीं, उन पर बोझ थी। कुछ भी पकड़ा कर पीछा छुड़ा लेते हैं। तभी पत्नी की बात सुनकर पीछे से हीरालाल जी भी बोले, अरे भगवान, किससे पूछ रही हो? इन लोगों के पास तो तमीज नाम की चीज़ ही नहीं है। तभी तो इन्हें इतना भी नहीं पता कि बेटी की ससुराल में कैसा सामान देते हैं। सही कहा पापा आपने, भाभी के मायके से कभी कुछ अच्छा आया भी है? कभी देखा नहीं। माँ बाप के साथ साथ उनकी बेटी रिया भी बोल पड़ी। पूरा परिवार मिलकर रिचा को ताने दिया करता, यहाँ तक कि उसका पति शुभजीत भी धीरे धीरे उन्हीं के जैसा होता जा रहा था। एक बार रिचा की माँ ने रिचा के लिए अपने हाथ से बनी मिठाई भेजी। मिठाई देखकर शुभजीत ने कहा, क्या रिचा, क्या है ये सब? कम से कम मिठाई तो अच्छी भेजते तुम्हारे मायके वाले, किसी के आगे रखने लायक भी नहीं है। दोस्तों के पास भी ले जाऊंगा तो सारे दोस्त हंसेंगे मेरे ऊपर। शुभजीत की बात सुनकर सविता और रिया दोनों हंसने लगी। उन दोनों को हंसते देखकर रिचा की आंखों में पानी आ गया। वह चुपचाप सब कुछ सहती रही। हर ताना सीधे उसके मायके पर जाकर ही रुकता, जिससे उसका मन अंदर ही अंदर टूटने लगा था। लेकिन बेचारी मजबूर थी। वह जानती थी कि हर बहू की यही कहानी है। फिर क्या फालतू में सबके मुंह लगना। अगर कुछ कहेगी तो यही होगा कि बहू जबान चलाती है। खैर, कुछ दिनों के बाद एक दिन रिचा की छोटी बहन घर आई। रिचा को भतीजा हुआ था। उसी खुशी में मायके वालों ने एक छोटी सी पार्टी रखी थी। उसी का कार्ड और मिठाई के साथ साथ पूरे परिवार के लिए जो मिठाई कपड़े माँ ने भेजे थे, उसे लेकर रिचा की बहन आई थी और उसने बड़े ही आदर से सविता से कहा, मम्मी जी, भतीजा हुआ है मेरे घर में, उसके नामकरण में आप सबको लेकर ज़रूर आइएगा। सविता जी ने कार्ड उठाया और मुंह बनाते हुए बोली, इतना सस्ता कार्ड और मिठाई भी? अरे यह कपड़े किससे खरीदे तुमने? तुम लोगों को पता नहीं कि हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं? कहते हुए सविता ने रिचा की बहन का मुंह देखा। रिचा की बहन एकदम से सकपका गई। तभी रिया ने भी मुंह बनाते हुए कहा, कौन जाएगा इसी जगह? भाभी के घर वाले तो जैसे हर बार बेइज्जती का न्योता देने आते हैं हम लोग को। अब हीरालाल जी भी क्यों पीछे रहते? वह भी दो बात जोड़ते हुए बोल पड़े, भाई अब जिसकी जितनी हैसियत रहेगी उतना ही तो देगा ना। गलती तो हमारी ही है, अपनी हैसियत का पता होने के बावजूद भी ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ लिया। उन तीनों की बातें सुनकर रिचा की बहन की आंखें भी छलछला गई, पर वो कुछ बोली नहीं। अपनी बड़ी बहन का चेहरा देखकर कार्ड वहीं रखकर चुपचाप चली गई। रिचा ने सब कुछ देखा, सब कुछ सुना। खून के आंसू उसने भी बहुत रोए कि ये लोग मेरे साथ तो जो करना है करते ही हैं, इन लोगों ने मेरी बहन को भी नहीं छोड़ा। गुस्से में अपने कमरे में जाकर रिचा ने सीधा अपनी माँ को फ़ोन मिलाया और धीमी लेकिन ठोस आवाज़ में बोली, माँ, इन्हें नामकरण में बुलाने की क्या ज़रूरत है? बिना बात के ही ताने पर ताने देते रहते हैं ये लोग। बेटी की बात सुनकर उसकी माँ बोली, बेटी हम तो लड़की वाले हैं, हम कितना भी कुछ कर लें, लेकिन ताने देने वालों का मुंह कभी बंद नहीं कर सकते। और दुनिया में ऐसा कोई भी ससुराल दिखा दो जहाँ ताने सुनने को नहीं मिलते हैं। सब कुछ जानते हुए भी, सुनते हुए भी हमें रीत निभानी पड़ती है। अगर छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ दे तो दुनिया में कोई रिश्ता बचेगा ही नहीं। फिलहाल तो रिचा की माँ ने उसे समझा दिया था, लेकिन रिचा सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, पर मायके की बेइज्जती अब उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे कुछ करना था जिससे कि इन लोगों का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए। लेकिन क्या? बस यही सोचना था। अभी वह माँ से बातें ही कर रही थी कि तभी सविता वहाँ आ गई।
सविता ने आवाज़ लगाई। फ़ोन रखकर वो बाहर गई तो पूरा परिवार मिलकर वहाँ रखे कपड़े देख रहा था। सविता के लिए साड़ी, रिया के लिए सूट, हीरालाल जी के लिए भी कपड़े और शुभजीत के लिए भी और ऋचा के लिए भी एक साड़ी थी। देखने में सभी कपड़े बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन ऋचा को यह देखकर हैरानी हुई कि सबके मुंह बने हुए थे। ऋचा को देखती सविता गुस्से में बोली, बहू ये क्या है? ये क्या मजाक है? तुम्हारी माँ तो हद ही करती है। ऐसे कपड़े हम पहनते हैं? इतने फीके फीके कलर के। समझ ही नहीं है उनको कौन से ज़माने में रहती है तुम्हारी माँ। आजकल कौन पहनता है ऐसे कपड़े? इससे अच्छा होता कि देती नहीं। हम कौन से उनके कपड़ों के भूखे हैं। भाई देना है, खुशी जतानी है तो ढंग का दो, नहीं तो रहने दो ना, मना कर देना। आइंदा से हमें कपड़े देने की भी ज़रूरत नहीं है। रिया ने भी अपने मन की भड़ास निकाल ली। हीरालाल जी ने भी अपने कपड़ों को उठाकर टेबल पर पटक दिया और शुभजीत, उसने बस इतना कहा, ऋचा कम से कम दामाद की हैसियत तो देख लेते तुम्हारे घर वाले। जाओ जाकर सबके लिए ज़रा कॉफ़ी बनाकर लाओ, दिमाग खराब हो गया है मेरा। पति की बात सुनकर ऋचा चुपचाप किचन में चली गई। उसकी नज़र में तो कपड़े बहुत अच्छे थे, इसलिए नहीं कि उसके मायके से थे, बल्कि कपड़े वाकई में अच्छे ही थे। कॉफ़ी देने के बाद ऋचा जैसे ही अपने कमरे में जाने लगी कि तभी उसके कानों में रिया की आवाज़ आई, माँ कपड़े तो काफ़ी महंगे लग रहे हैं और कितने अच्छे भी हैं, फिर भी आपने भाभी को इतना कुछ सुना दिया। बेचारी का चेहरा उतर गया था, देखा नहीं आपने? तब सविता जी ने जो कहा उसे सुनकर तो ऋचा को लगा कि क्या वो सही सुन रही है। इतना बड़ा खेल हो रहा था उसके साथ इस घर में। सविता बोली, अरे बेटी मुझे भी पता है कि कपड़े काफ़ी महंगे हैं और अच्छे भी तो लग रहे हैं, नॉर्मल पहनने लायक नहीं है। लेकिन क्या है ना कि अगर हम इन कपड़ों को बोल देते हैं कि बहुत अच्छे हैं, तो जब उसके नामकरण में जाएंगे तो फिर तो कपड़े मिलेंगे ही ना। तो उसकी माँ कहीं ऐसा न हो कि कुछ हल्का ही कपड़ा पकड़ा दे। इसलिए मैंने दिमाग लगाया कि अगर हम बोलेंगे कपड़े अच्छे नहीं हैं तो वह इससे अच्छे कपड़े खरीदेंगे और महंगे भी खरीदेंगे। समझा करो मेरी बात को। मेरी बातों के पीछे कोई लॉजिक होता है। सविता की बातें सुनकर रिया, शुभजीत और हीरालाल जी सब मुस्कुरा पड़े। थोड़ी देर हैरान रहने के बाद ऋचा का भी दिमाग चल गया। वह मन ही मन मुस्कुराई भी, लेकिन कुछ और सोचकर। अब उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसकी माँ ने जो कपड़े भेजे थे वो सबको पसंद आए हैं। जानबूझकर ये लोग नाटक कर रहे हैं बस। तो उनके इसी नाटक का ऋचा को अंत करना था। फिलहाल ऋचा शांत ही रही, कुछ भी नहीं बोली। कुछ दिन के बाद वह नामकरण के 2 दिन पहले ही मायके चली गई। जाते जाते सविता ने उसे साफ साफ कह दिया था, बहू अपनी माँ को बोल देना कि हमें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कुछ देना हो तो ढंग का ही कुछ दे। सविता जी की बात सुनकर ऋचा ने कुछ भी नहीं कहा, शांत रही। नामकरण का दिन आ गया। टाइम पर पूरा परिवार पहुंच गया था। ऋचा के घर वालों ने उनका अच्छे से ही स्वागत किया, अच्छी खातिरदारी भी हुई। लेकिन फिर भी पूरी पार्टी के दौरान उसके पूरे परिवार वालों का मुंह बना हुआ था, जैसे वो किसी बड़ी तुच्छ जगह पर आ गए हो। ऋचा सब कुछ देख रही थी। सारा कार्यक्रम खत्म हुआ, सबने विदाई ली। ऋचा को 2 दिन के बाद जाना था। 2 दिन बाद ही जब वह ससुराल पहुंची तो उसके मायके से मिले हुए अपने गिफ्ट को और उसकी भाभी ने भतीजे की खुशी में जो नेक दिया था वो दिखाने लगी। सब कुछ देखने के बाद सविता की आंखें इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी, जिसे देखकर ऋचा अंदर ही अंदर बड़ी खुश हो रही थी। उसने सविता को टोकते हुए पूछा, क्या हुआ माँ जी, मेरे नेक, मेरे कपड़े आपको अच्छे नहीं लगे क्या? सविता बोले, नहीं नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा तो सब कुछ ठीक ही दिया गया है। लेकिन तुम्हारी माँ ने हमारे लिए कुछ नहीं दिया क्या? भाई हम तो लड़के वाले हैं ना, आखिर कुछ रीत भी तो होती है, रिवाज है। भूल गई क्या तुम्हारी माँ? ऋचा कुछ देर रुकी, फिर मुस्कुराते हुए अपनी सास की तरफ देखते हुए बोली, नहीं तो माँ जी, माँ को तो सब याद था, लेकिन मैंने ही उनसे कहा कि माँ आपके दिए हुए कपड़े और सामान मेरे ससुराल वालों की हैसियत के बराबर नहीं होते। माँ जी कहती है कि आपकी सोच बहुत पुरानी है, आपकी पसंद भी अच्छी नहीं है और आपके दिए हुए कपड़े वो पहनती भी नहीं है। इसीलिए मैंने ही खुद मना कर दिया था, और आपने कहा भी था ना कि अपनी माँ से मना कर देना हमें कुछ देने के लिए, इसलिए मैंने मना कर दिया माँ को कि वे आप लोगों को कुछ न दे। और ये भी कह दिया कि आज के बाद आप लोगों के लिए वो कुछ भी ना भेजे, क्योंकि हमारी और आपकी हैसियत में बहुत फ़र्क है ना।
आप तो बहुत स्टैंडर्ड वाली चीज़ें पहनती हो और मेरे माँ बाप वैसा नहीं खरीद पाते। बहू की बात सुनकर सविता, रिया, हीरालाल जी और शुभजीत सबके मुंह बन गए। रिया तो गुस्से में अपनी माँ से बोली, माँ यह क्या, निकल गई ना तुम्हारी सारी चालाकी। इतने अच्छे कपड़े और सामान भेजते थे वो लोग, फिर भी जानबूझकर तुम कमी निकाला करती थी। लो और बजाओ अपनी बांसुरी, अब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। कहते हुए पैर पटकते हुए रिया अपने कमरे में जाकर गुस्से में मुंह फुलाकर बैठ गई। सभी गुस्से में सविता को घूर रहे थे। सविता बेचारी, उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक से पासा कैसे पलट गया। आज तक तो मेरा दिमाग कभी गलत हुआ ही नहीं, मेरी चाल कभी गलत नहीं पड़ी। इस बार मेरे साथ इतना बड़ा खेल कैसे हो गया। और इधर अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़ी ऋचा सास का मुंह देखकर मुस्कुरा रही थी और मन ही मन सोच रही थी, और निकालो कमियां। आपको क्या लगा दुनिया भर की चालाकियां बस आपके ही पास है? अब ना कुछ आएगा और ना ही कोई कमी निकलेगी। मित्रों, अभी आपने सुनी कहानी जवाब। उम्मीद है कि कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।